तो आज हम पड़ताल कर रहे हैं भारत का महान सांस्कृतिक संगम लुप्त सरस्वती की खोज। ये सिर्फ एक खोई हुई नदी की कहानी भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये मानव पारिस्थितिकी, पुरातत्व, भाषा, साहित्य, इन सब के जो नए आंकड़े हैं उनको मिलाकर प्राचीन भारत की एक बिल्कुल अलग तस्वीर बनाने की कोशिश है। हाँ, एकदम। चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। बिल्कुल। देखिए, ये स्रोत सरस्वती नदी को सिर्फ भारत के इतिहास में नहीं देखता। अच्छा। बल्कि उसे विश्व इतिहास के नक्शे पर एक बहुत ही अनोखी, मतलब एक पारिस्थितिक भूमिका में देखता है। ये सिर्फ भूगोल की बात नहीं है। ये असल में संस्कृतियों के संगम और मानव विकास की कहानी है। स्रोत का एक जो मुख्य दावा है वो ये है कि सरस्वती नदी प्राचीन दुनिया के दो बिल्कुल अलग आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों के बीच एक पुल जैसी थी। दो अलग क्षेत्र कौन से? एक तो वो जिसे स्रोत इंडो पैसिफिक कहता है, मतलब चावल या मक्का आधारित बागवानी, डेयरी थी, लेकिन पहिया नहीं था। ये पूरब का प्रभाव समझ लीजिए। ठीक है, चावल वाला क्षेत्र बिना पहिए का। हाँ, और दूसरा इंडो अटलांटिक यानी पश्चिम का प्रभाव, जहाँ गेहूं और जौ आधारित खेती थी, डेयरी भी थी और पहिए का इस्तेमाल होता था। अच्छा, तो ये नदी इन दो दुनियाओं को मिला रही थी। ये तो वाकई सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो फिर ये मिलन बिंदु कैसे बना और इसने भारत के इतिहास को मतलब कैसे शक्ल दी? हाँ, तो स्रोत बताता है कि सरस्वती का जो बेसिन था उसका पर्यावरण स्थिर नहीं था, वो लगातार बदल रहा था। अच्छा। बहुत पहले, मान लीजिए चौथी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के आसपास, ये एक दलदली इलाका था। दलदल? हाँ, गीली जमीन। वहाँ चावल अच्छा उगता था और जानवर भी वैसे ही थे, गैंडे, हाथी। स्रोत का मानना है कि यहाँ शायद इंडो पैसिफिक प्रभाव वाले लोग रहते थे। चावल वाले लोग, जैसा आपने बताया। बिल्कुल। फिर लगभग तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व आते आते माहौल थोड़ा सूखा हुआ, बदलाव आया। हाँ, और इस सूखे माहौल में गेहूं की खेती होने लगी, मवेशी पालना ज्यादा जरूरी हो गया। और स्रोत कहता है कि इसी दौरान यहाँ पूर्व वैदिक आर्य आए। पूर्व वैदिक आर्य? हाँ, इनका संबंध वो पश्चिम के इंडो अटलांटिक समुदाय से जोड़ता है और इनका जिक्र दिलचस्प बात यह है कि पुराणों में भी मिलता है। अच्छा। स्रोत के हिसाब से इन्हीं लोगों ने भारत में पहली शहरी क्रांति, यानी जो हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, उसकी नींव रखी। तो पहले चावल वाले लोग, फिर ये गेहूं वाले पूर्व वैदिक आर्य आए सिंधु सभ्यता के साथ। लेकिन कहानी यहीं रुकी नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर बदलाव आया। दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में कच्छ के रण में समुद्र पीछे हट गया, पानी कम हो गया। हाँ, और इससे सरस्वती नदी और ज्यादा सूख गई। अब माहौल जौ की खेती के लिए बेहतर हो गया, जिसे ऋग्वेद में यव कहा गया है। यव? हाँ, सुना है। और स्रोत के अनुसार ठीक इसी समय मध्य पूर्व से ऋग्वैदिक आर्य यहाँ आए। एक और समूह? हाँ, और ये बात ध्यान देने वाली है कि स्रोत इन्हें पहले वाले पूर्व वैदिक आर्यों से अलग मानता है। अलग किस तरह से? न सिर्फ उनके आने की जगह के हिसाब से, बल्कि उनकी धार्मिक मान्यताओं में भी। जैसे उनके देवता थे वरुण, इंद्र। इनमें बेबीलोनियन यानी प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यताओं की झलक दिखती है, ऐसा स्रोत का मानना है। तो पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के प्रभाव तो दिख रहे हैं, लेकिन स्रोत तो कहानी को और भी आगे ले जाता है। वो प्रशांत और यहाँ तक कि अफ्रीका के प्रभावों की भी बात करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय संश्लेषण वाली बात तो काफी बड़ी लगती है। हाँ, ये स्रोत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प दावा है। वो कहते हैं कि जो पहले वाले आर्य थे, मतलब पूर्व वैदिक आर्य, हाँ, उनका संपर्क गंगा घाटी और दक्षिण पूर्व एशिया के उन लोगों से भी था जो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषाएं बोलते थे, जैसे आज की मुंडा या वियतनामी भाषाएं हैं। अच्छा। स्रोत इन पूर्व वैदिक आर्यों के समुद्री ज्ञान और उनकी पौराणिक कथाओं, जैसे नारायण या समुद्र मंथन की कहानी, इनमें प्रशांत क्षेत्र का असर देखता है। समुद्र मंथन में प्रशांत का असर? ये तो बिल्कुल नई बात है। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, गाय को जो पवित्र माना जाता है, हाँ, उसे वो अफ्रीकी प्रभाव से जोड़ते हैं, खासकर बांटू भाषी चरवाहा समूहों से। और अहिंसा, कर्म, पुनर्जन्म, यमलोक जैसे जो विचार हैं, हाँ, ये तो भारतीय दर्शन के केंद्र में है। बिल्कुल। लेकिन स्रोत
इनमें प्राचीन मिस्र के विचारों का प्रभाव देखता है। वाह। वो इसे इतिहास का पहला अंतर्राष्ट्रीय संश्लेषण कहता है, जिसमें अमेरिकी, प्रशांत एशियाई, मध्य पूर्वी, भूमध्य सागरीय और अफ्रीकी तत्व सब एक आर्य ढांचे में आकर मिल गए। अरे वाह, मतलब एक ग्लोबल खिचड़ी पक रही थी सरस्वती के किनारे। लेकिन फिर उस नदी का क्या हुआ जिसके किनारे ये सब चल रहा था? वो तो लुप्त हो गई। हाँ, वहीं आते हैं। लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास शायद कोई बड़ा भूकंप आया होगा या लंबा सूखा पड़ा होगा। प्राकृतिक आपदा। हाँ, इन आपदाओं ने सरस्वती को लगभग पूरी तरह सुखा दिया। आप सोचिए, एक पूरी सभ्यता का जो केंद्र था वो नदी ही सूख गई। बहुत बड़ा झटका लगा होगा। जाहिर है, इसके कारण जो ऋग्वैदिक आर्य थे उन्हें पूरब की ओर जाना पड़ा, गंगा के मैदानों की तरफ। और सरस्वती का जो बेसिन था वो धीरे धीरे एक विशाल चारागाह बन गया। अच्छा, तो नदी सूख गई, लोग चले गए और वो जगह चारागाह बन गई। इस बदलाव का आगे क्या असर हुआ? ये जो विशाल चारागाह बना वो बाद में मध्य एशिया से आने वाले पशुपालक समूहों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गया। जैसे अभीर, शक, गुर्जर, हूण, जाट, ऐसे कई समूह। और भारतीय समाज ने इन नए समूहों को मतलब अलग अलग तरीकों से अपने अंदर शामिल कर लिया, आत्मसात कर लिया। हाँ बिल्कुल, नई रीति रिवाज बने, नए सामाजिक नियम बने। और स्रोत का मानना है कि इसी पूरी प्रक्रिया से बाद में राजपूतों जैसी योद्धा जातियों का उदय हुआ। तो ये नदी सिर्फ सभ्यताओं के बनने का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि लगातार बदलते रहने और बाहरी प्रभावों को, समूहों को अपने में समा लेने का भी प्रतीक है। बिल्कुल सही। और इसी सांस्कृतिक घालमेल और बाहरी प्रभावों के बीच अहिंसा का विचार भी पनपा। अहिंसा, इसका क्या कनेक्शन है? स्रोत का मानना है कि इसके कुछ तत्व शायद मिस्र से आए थे, जैसा मैंने पहले कहा। हाँ, जिन्हें पूर्व वैदिक आर्यों ने पूर्वी भारत में और विकसित किया। और बाद में हम सब जानते हैं, जैन और बौद्ध धर्मों ने इसे अपना मुख्य सिद्धांत बनाया। और फिर हिंदू धर्म पर भी इसका असर पड़ा। हाँ बिल्कुल, बाद में इसका गहरा असर शैव और वैष्णव परंपराओं पर भी पड़ा। तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि ये जो लुप्त सरस्वती नदी है, ये सिर्फ एक भूली बिसरी नदी नहीं थी। ये तो भारतीय इतिहास का एक धड़कता हुआ केंद्र थी। हाँ, एक मंच थी जहाँ संस्कृतियां टकराई, मिली और एक होकर एक नई पहचान बनी। इसने सिर्फ खेती और बस्तियों को ही शक्ल नहीं दी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि दुनिया भर के विचारों और रिवाजों का एक अनोखे संगम के लिए जमीन तैयार की। बिल्कुल सही कहा। और अंत में एक सवाल जो ये स्रोत हमारे सामने रखता है सोचने के लिए, कि क्या ये प्राचीन क्षेत्र जहाँ इतनी अलग अलग संस्कृतियां आकर मिलीं, जहाँ अहिंसा जैसा एक वैश्विक सिद्धांत विकसित हुआ, क्या ये भविष्य के किसी ऐसे समाज का इशारा हो सकता है जिसे लेखक वृहत्तर मानवता या ग्रेटर ह्यूमैनिटी कहते हैं? वृहत्तर मानवता। हाँ, एक ऐसा समाज जो आपसी सहजीवन और अहिंसा पर आधारित हो। मतलब क्या इस प्राचीन संगम में, इस पुराने मेलजोल में भविष्य के लिए कोई सबक छिपा है, कोई रास्ता दिखता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या अतीत का ये संगम भविष्य का रास्ता दिखा सकता है? तो आज हम मानव इतिहास के एक ऐसे अहम मोड़ पर बात कर रहे हैं जिसने वाकई सब कुछ बदल दिया। हाँ बिल्कुल, वो समय जब इंसान ने शिकारी संग्राहक वाली जिंदगी छोड़ दी और खेती करना शुरू किया, एक जगह बसना शुरू किया। सही। और हमारे पास जो भी जानकारी है इसके बारे में, वो पुरानी तारीख, मतलब आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हाँ, उन्हीं सब अध्ययनों से आती है। तो आज कोशिश ये समझने की है कि सिर्फ मतलब खाना उगाने का तरीका बदलने से समाज, रहन सहन और दुनिया को देखने का नजरिया तक वो कैसे बिल्कुल पलट गया। हाँ, तो देखते हैं इन स्रोतों में क्या है। चलिए। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ पेट भरने का नया तरीका नहीं था। अच्छा। ये तो दरअसल पूरी सभ्यता की, क्या कहते हैं, नींव थी। और मजे की बात ये है कि इस बड़ी क्रांति से पहले भी ना छोटे छोटे मगर बहुत जरूरी आविष्कार हो चुके थे। हाँ, जिन्होंने शायद रास्ता बनाया इसके लिए। बिल्कुल। जैसे वो पत्थर के औजार बनाना, हाँ, आग जलाना सीखना, भाषा का विकास, ये तो होमो इरेक्टस के टाइम की बातें हैं। सही। लेकिन फिर भी इंसान लगभग 40,000 ईसा पूर्व तक तो ज्यादातर शिकारी संग्राहक ही था। हाँ, घूमता फिरता रहता था। फिर आए होमो सेपियंस, यानी हम लोग। अच्छा। ऊपरी पुरापाषाण काल में इन्होंने और तरक्की की, बेहतर औजार बनाए, जैसे ब्यूरीन। ब्यूरीन? वो किस लिए? शायद नक्काशी या छेद करने के लिए। सुइयां भी बनाई।
धनुष बाण का इस्तेमाल शुरू हुआ। और फिर लगभग 8000 ईसा पूर्व के आसपास वो असली बड़ा बदलाव आया, पौधे उगाना और जानवरों को पालना। हाँ, जानवरों को पालतू बनाना। कहते हैं सबसे पहले कुत्ते थे। बिल्कुल, कुत्ते शायद मेसोलिथिक काल में शिकार में मदद के लिए साथी बने। अच्छा। फिर आई भेड़ बकरियां जो झुंड में रहती थीं। हाँ, वो खानाबदोश जीवन के लिए सही थे। सही। और जब इंसान बसने लगा तो फिर गाय, बैल, सुअर जैसे जानवर पाले जाने लगे, जो एक जगह रहकर ज्यादा काम आते थे। बिल्कुल। और यही थी वो भोजन उत्पादन की क्रांति। क्रांति सही शब्द है। हाँ, क्योंकि अब इंसान सिर्फ प्रकृति से ले नहीं रहा था, बल्कि खुद भोजन पैदा कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, अब वो जरूरत से ज्यादा यानी अधिशेष या सरप्लस, हाँ, वो पैदा कर सकता था। अच्छा, और इसी अधिशेष ने, इसी सरप्लस ने फिर आगे का रास्ता खोला। बिल्कुल, इसी ने शहरी क्रांति को जन्म दिया, अर्बन रेवोल्यूशन, लगभग 3000 ईसा पूर्व तक। हाँ, और तभी हमें समाज में वो अलग अलग वर्ग दिखने लगते हैं। जैसे एक तरफ तो किसान जो अनाज उगा रहे हैं, मतलब उत्पादक। दूसरी तरफ वो लोग जो शायद सीधे उत्पादन नहीं करते, पुजारी, राजा, प्रशासक। उन्हें परजीवी कहा गया है कुछ स्रोतों में। हाँ, और फिर सैनिक वगैरह जो सुरक्षा करते थे। ये वर्गीकरण तो काफी साफ दिखता है। हाँ, और दुनिया में अगर देखें तो खेती की शुरुआत के 2 बड़े केंद्र माने जाते हैं। 2 केंद्र कौन कौन से? एक तो पश्चिम में, वो मिडिल ईस्ट वाला इलाका, जहाँ गेहूं और जौ। बिल्कुल, गेहूं और जौ मुख्य फसलें थीं। और दूसरा पूरब में दक्षिण पूर्व एशिया और भारत वाला हिस्सा, जहाँ चावल की खेती ज्यादा हुए। सही। ये भी बड़ा दिलचस्प है कि एनआई वाइवोलोव जैसे वैज्ञानिकों ने जंगली पौधों पर स्टडी करके, हाँ, बॉटनिस्ट थे वो, इन सेंटर्स का पता लगाने में मदद की। जैसे उन्होंने देखा कि जंगली चावल की बहुत सारी किस्में दक्षिण पश्चिम हिमालय के पास मिलती हैं। हाँ, तो अंदाजा लगा कि शायद चावल की शुरुआत वहीं कहीं हुई हो। लॉजिकल है। बिल्कुल। और अगर भारत की बात करें तो यहाँ का भूगोल, मतलब पहाड़, नदियाँ और खासकर मानसून। हाँ, मानसून का तो बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा। इसने खेती के तरीकों पर गहरा असर डाला। एक मोटा मोटा अंदाजा है कि वो 40 इंच बारिश वाली लाइन है ना, आइजो हाइट जिसे कहते हैं। अच्छा, जो समान बारिश वाले इलाकों को जोड़ती है। हाँ, वो एक तरह से चावल और गेहूं के इलाकों को बांट देती है। पूरब में ज्यादा बारिश तो चावल, और पश्चिम में कम बारिश तो गेहूं। सही। इलाहाबाद, कानपुर के पास ये फर्क आज भी दिखता है। तो क्या इसका असर सिर्फ फसलों पर पड़ा या बस्तियों के पैटर्न पर भी? मतलब जैसे पश्चिम में घर पास पास होते हैं, न्यूक्लिएटेड। हाँ, केंद्रित। और पूरब में दूर दूर बिखरे हुए, डिस्पर्स्ड। ये बहुत मुमकिन है कि अलग अलग खेती के आधार ने बस्तियों के तरीके और शायद सामाजिक ढांचे को भी प्रभावित किया हो। तो कुल मिला के देखें तो खेती का आविष्कार सिर्फ पेट भरने का इंतजाम नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने इंसान को एक जगह टिकाया, जरूरत से ज्यादा उत्पादन करना सिखाया, समाज में वर्ग बनाए और आखिर में बड़ी बड़ी सभ्यताओं की नींव रखी। वाकई सोचने वाली बात है, कैसे ये 2 अलग अलग रास्ते, एक गेहूं पर आधारित, एक चावल पर, इन्होंने शायद दुनिया की संस्कृतियों को भी अलग अलग शक्ल दी होगी। बिल्कुल। क्या उन हजारों साल पुराने कृषि के चुनावों का असर आज भी हमारी सोच, हमारे समाज में कहीं ना कहीं बाकी है? ये सवाल वाकई दिलचस्प है। शायद इस पर और सोचा जा सकता है इन स्रोतों से आगे जाकर। नमस्कार। आज हमारे पास मानव समाज के विकास को समझने के लिए कुछ काफी दिलचस्प स्रोत हैं। इसमें ना मानव विज्ञान के पुराने सिद्धांतों से लेकर एक बिल्कुल नई सोच तक शामिल है, मतलब भूगोल, इतिहास, विचार, सब कुछ। हाँ, बिल्कुल। तो आइए इन विचारों को जरा करीब से देखते हैं, समझते हैं कि समाज कैसे विकसित हुआ, इस पर अलग अलग नजरिए क्या रहे हैं। हाँ, और खासकर एक स्रोत मानवता के भविष्य के चरणों के बारे में क्या अनोखी बात कह रहा है, वो जानना दिलचस्प होगा। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है, क्योंकि ये दिखाता है कि मानव इतिहास को समझने के कितने अलग अलग तरीके हैं। देखिए, शुरुआत में कुछ विचारकों ने सोचा एक रेखीय विकास होता है, लीनियर एवोल्यूशनिज्म। हाँ, मॉर्गन वाला। हाँ, मॉर्गन के चरण, जैसे जंगलीपन, फिर बर्बरता और आखिर में सभ्यता। उनका मानना था कि भाई सभी समाज ना एक ही क्रम में विकसित होते हैं। अच्छा, मतलब एक सीधी लाइन। बिल्कुल, जो बाद में काफी सीमित सोच मानी गई, क्योंकि ये अक्सर पश्चिमी समाज को सबसे ऊपर रखता था। और इसके ठीक उलट कुछ और विचारक थे, प्रसारवादी,
डिफ्यूजनिस्ट्स। हाँ, इलियट स्मिथ जैसे। हाँ, इलियट स्मिथ। उनका मानना था कि सांस्कृतिक चीजें जैसे पिरामिड बनाना या ममीकरण, ये सब किसी एक खास जगह जैसे मिस्र में शुरू हुई और फिर वहां से फैली। हाँ, और फिर दुनिया भर में फैल गईं। तो ये विचारों का टकराव था। विकास अंदर से होता है या बाहर से फैलता है? सही कहा। अच्छा, फिर यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। नव विकासवादी विचारक, नियो एवोल्यूशनिस्ट्स, बिल्कुल। उन्होंने इन पुराने विचारों को थोड़ा बदला। जैसे लेस्ली वाइट, उन्होंने कहा कि समाज का विकास ऊर्जा के इस्तेमाल पर निर्भर करता है। ऊर्जा, हाँ, ये उनका मुख्य बिंदु था। पहले इंसान की अपनी ताकत, फिर जानवरों की। हाँ, पशु ऊर्जा और फिर ईंधन ऊर्जा, कोयला, तेल वगैरह। हाँ, तो उनके लिए जितनी ज्यादा ऊर्जा उतना विकसित समाज। बिल्कुल। समाज की जटिलता सीधे तौर पर ऊर्जा हासिल करने की क्षमता पर निर्भर करती है, ऐसा वाइट मानते थे। पर जूलियन स्टुअर्ट का नजरिया थोड़ा अलग था। अच्छा, कैसे? उन्होंने कहा कि समाज का विकास पर्यावरण पर भी निर्भर करता है। अलग अलग माहौल में अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। मतलब कोई एक फिक्स्ड रास्ता नहीं है? नहीं। उन्होंने पूर्व कृषि समाजों से लेकर उन साम्राज्यों तक के चरणों की बात की जो बनते बिगड़ते रहते थे। उसे उन्होंने चक्रीय विजय कहा। चक्रीय विजय मतलब एक ग्रुप हावी हुआ फिर कमजोर पड़ गया। हाँ, बिल्कुल। तो ये दोनों सिद्धांत, वाइट और स्टुअर्ट वाले, तकनीक और पर्यावरण को विकास का आधार मानते हैं। लेकिन ये जो स्रोत हम देख रहे हैं, ये तो कुछ बिल्कुल अलग ही बात कह रहा है, सोचने पर मजबूर करने वाला। हाँ, ये कहता है कि असली प्रगति तकनीक राजनीति में नहीं, बल्कि सहजीवन में है, सिम्बायोसिस। हाँ, साथ मिलकर जीने की कला। हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ सहजीवी पारस्परिकता की बात हो रही है, सिम्बायोटिक म्यूचुअलिज्म। अच्छा, यानी एक ऐसी स्थिति जहाँ सारे जीव एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हुए साथ रहें। वो जियो और जीने दो वाला सिद्धांत। स्रोत का तो ये भी मानना है कि इंसान मतलब मूल रूप से शाकाहारी था। ओह अच्छा। हाँ, लेकिन फिर माहौल बदला, जिंदा रहने की जरूरतें बदली, तो उसे शिकारी बनना पड़ा। और इसी सोच के आधार पर ये स्रोत मानवता के विकास के 5 चरण बताता है। हाँ, 5 चरण। पहला है प्रोटोमानवता। प्रोटोमानवता। हाँ, मतलब शुरुआती होमिनिड जो ज्यादातर शाकाहारी थे। ठीक है। और दूसरा? दूसरा उपमानवता, सब ह्यूमैनिटी। ये वो दौर है जब इंसान शिकारी बना, पत्थर के औजार इस्तेमाल करने लगा, पैलियोलिथिक युग। अच्छा, पैलियोलिथिक। फिर तीसरा? तीसरा चरण है मानवता, ह्यूमैनिटी, यानी हमारा आज का दौर। हमारा दौर। हाँ, इसमें हम इंसानों के साथ तो मिलजुल कर रहते हैं, मतलब अपनी प्रजाति के साथ सहजीवन है, लेकिन दूसरे जीवों के लिए हम शिकारी बने हुए हैं। हाँ, ये बात तो है। इस दौर में तकनीकी तरक्की तो बहुत हुई है। भी है, लेकिन स्रोत इसे नैतिक पतन का युग भी कहता है। नैतिक पतन क्यों? शायद इसलिए क्योंकि इस चरण में इंसान ने प्रकृति और दूसरे जीवों का शोषण ज्यादा किया, भले ही तकनीक बढ़ गई। स्रोत इसकी तुलना भी करता है जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों के कलयुग से, कलयुग, या ग्रीक कवि हेसियोड के लौह युग से। ये दोनों ही नैतिक गिरावट के समय माने गए हैं। ये तो सोचने वाली बात है। और इसके बाद के चरण क्या हैं? चौथा है वृहत्तर मानवता, ग्रेटर ह्यूमैनिटी। बृहत्तर मानवता, ये कैसा चरण है? ये एक तरह का आदर्श चरण है जहां इंसान शिकार करना छोड़ देगा और सभी जीवों के साथ पूरी तरह तालमेल और सहजीवन में रहेगा। सभी जीवों के साथ? ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, बिल्कुल। और 5वां चरण है अति मानवता, सुपर ह्यूमैनिटी। सुपर ह्यूमैनिटी। हाँ, ये वृहत्तर मानवता से भी आगे की कोई अवस्था है। स्रोत इसके बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं बताता, बस एक दिशा देता है। ये वर्गीकरण बहुत अहम है मेरे ख्याल से। ये सवाल उठाता है कि क्या हमारी ये जो मौजूदा तकनीकी तरक्की है, क्या यही असली विकास है? या हमें अपने रिश्तों पर फिर से सोचने की जरूरत है, प्रकृति के साथ, दूसरे जीवों के साथ। हाँ, बिल्कुल। क्या हमें अपने सरजीवी संबंधों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है? स्रोत कुछ प्राचीन उदाहरण भी देता है, जैसे मिस्र या भारत में अहिंसा या करुणा के विचार कैसे उभरे। वो शायद इसी वृहत्तर मानवता की तरफ एक इशारा थे। तो हमने आज मानव विकास को समझने के कितने अलग अलग नजरिए देखे। वो सीधी रेखा वाला विचार, फिर ऊर्जा के इस्तेमाल वाला, हाँ, और अब ये सहजीवन वाला विचार। बिल्कुल। ये वृहत्तर मानवता का विचार तो बहुत आदर्शवादी लगता है। क्या स्रोत इस बात पर भी गौर करता है कि मानव स्वभाव में शायद शिकार या प्रतिस्पर्धा वाली बात है? ये एक बहुत वाजिब सवाल है।
स्रोत शायद सीधे तौर पर मानव स्वभाव की इस बहस में नहीं उलझता, लेकिन उसका जोर इस बात पर है कि सहजीवन ही स्थिरता और असली प्रगति ला सकता है। चाहे मौजूदा प्रवृत्ति शिकारी ही क्यों ना हो। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा वर्तमान मानवता का चरण अपनी शिकारी प्रवृत्ति और उससे जुड़े नैतिक सवालों के कारण वास्तव में अधूरा है। शायद विकास का अगला कदम बाहरी तकनीक नहीं, बल्कि आंतरिक बदलाव हो, एक नैतिक बदलाव। सही कहा। और यहीं पर हम आज की चर्चा को शायद रोक सकते हैं, लेकिन एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। श्रोत ने जो ये वृहत्तर मानवता का लक्ष्य सुझाया है, यानी सभी जीवों के साथ पूर्ण सहजीवी संतुलन, क्या आपको लगता है कि वहां तक पहुंचना मुमकिन है? और अगर हाँ, तो इसके लिए हमें क्या बदलना होगा? क्या ये सिर्फ बेहतर तकनीक से हो पाएगा या इसके लिए गहरे नैतिक और सामाजिक बदलावों की जरूरत होगी? सोचने वाली बात है। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे एक श्रोता ने कुछ ऐसे स्रोत भेजे हैं जो दिमाग घुमा देते हैं। हाँ, किस बारे में? ये प्राचीन भारत के दुनिया से रिश्तों पर एकदम मतलब अलग ही कहानी बताते हैं। अच्छा। ऐसे रिश्ते जो शायद प्रशांत महासागर और अमेरिका तक और दूसरी तरफ मेसोपोटामिया तक गहरे जुड़े हुए थे। अरे वाह, ये तो दिलचस्प लग रहा है। हाँ, हमारे पास कुछ रिसर्च पेपर हैं, खुदाई की रिपोर्ट्स हैं और कुछ इतिहासकारों की व्याख्याएं भी हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि इनमें से सबसे चौंकाने वाली और काम की बातें निकाली जाएं, बिल्कुल, जो शायद इतिहास की हमारी समझ को थोड़ा हिला दें। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। हाँ हाँ, जरूर। ये स्रोत वाकई कई जानी मानी धारणाओं पर सवाल उठाते हैं। मतलब सिर्फ पुरानी चीजों के सबूत ही नहीं, बल्कि क्या कहते हैं, पौराणिक कथाओं और पुराने ग्रंथों को भी नए नजरिए से देखने पर मजबूर करते हैं। सही। देखते हैं कि ये अलग अलग धागे मिलकर कैसी तस्वीर बनाते हैं। तो सबसे पहले ये भारत प्रशांत और अमेरिकी कनेक्शन वाली बात। कुछ स्रोत एक कमाल का आइडिया सामने रखते हैं। कहते हैं कि समुद्र मंथन जैसी जो पौराणिक कथाएं हैं ना, हाँ हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध है। वो शायद सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि प्रशांत महासागर में जो ज्वालामुखी हलचल होती है उसकी कोई धुंधली यादें हों। अच्छा, ये तो बिल्कुल नई सोच है। और विष्णु का सागर में लेटना या शेषनाग की कल्पना, ये भी शायद उसी तरफ इशारा करती हैं। दिलचस्प। और कोई ठोस सबूत इस दिशा में? हाँ, यही पर एक पुरातात्विक सबूत आता है। पेरू में हुआ का प्रिएटा नाम की जगह पर। पेरू में? हाँ, करीब 2500 ईसा पूर्व की भारतीय कपास मिली है। क्या बात है, 2500 ईसा पूर्व? जी हाँ, ये वही समय है जब अपनी सिंधु घाटी सभ्यता फल फूल रही थी और यही कपास यहाँ भारत में उगती थी। तो ये मतलब हजारों साल पहले समुद्री रास्ते से सीधा संपर्क। यही तो, ये एक बड़ा इशारा हो सकता है। गजब। स्रोतों में ये भी जिक्र है कि शायद द्रविड़ संस्कृति ने समुद्री रास्ते से शहरी जीवन और विचारों को दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत तक पहुंचाया हो। अच्छा। जिसमें अहिंसा वाले धर्म, शायद ब्राह्मण श्रमण परंपराएं और रामायण महाभारत जैसी कथाएं भी शामिल थीं। बिल्कुल। और अगर हम पॉलिनेशियन संस्कृति को देखें, उनकी जो उन्नत सामाजिक व्यवस्था थी, राजनीति, धर्म, और वो पत्थर के बड़े स्मारक बनाते थे जिन्हें वो दाहू जैसे नाम देते हैं। हाँ, सुना है उनके बारे में। उनमें पेरू और दक्षिण पूर्व एशिया से काफी समानताएं दिखती हैं। ऐसा लगता है जैसे ये सब किसी एक बड़ी फैली हुई सभ्यता का हिस्सा रहे हों। एक वृहद सांस्कृतिक क्षेत्र जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। अच्छा, अब समुद्र से हटकर भारत के अंदर की एक थोड़ी सी पेचीदा पुरानी बहस पर आते हैं। कौन सी? सिंधु घाटी वाली? हाँ बिल्कुल, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति का रिश्ता। हाँ, ये तो हमेशा से बहस का मुद्दा रहा है। सर जॉन मार्शल जैसे जो शुरुआती पुरातत्ववेता थे, उनका मानना था कि ये दोनों बिल्कुल अलग थे, एकदम जुदा। उन्होंने क्या फर्क बताए थे? कई सारे, जैसे सिंधु के शहर बड़े व्यवस्थित थे, शहरी सभ्यता थी। वैदिक लोग ज्यादातर गांव में रहते थे, मतलब ग्रामीण। ठीक। सिंधु वाले चांदी इस्तेमाल करते थे, लोहा नहीं जानते थे, जबकि वेदों में लोहे का जिक्र बाद में आता है। उनके हथियार अलग, खान पान अलग। सिंधु में मछली बहुत आम थी और पूजा पाठ भी। पूजा पाठ में क्या अंतर? सिंधु में मातृ देवी और शिव जैसे देवता या उनके शुरुआती रूप की पूजा अहम लगती है, जो वेदों में उस तरह से नहीं दिखती। वेदों में इंद्र, अग्नि ज्यादा प्रमुख हैं। हाँ, ये अंतर तो साफ है। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? शायद नहीं। हाँ, क्योंकि लैंगडन जैसे कुछ विद्वानों का मानना था कि भारत की जो पुरानी ब्राह्मी लिपि है, हाँ, वो शायद सिंधु लिपि से ही निकली हो। अच्छा, अगर ऐसा है तो उसका मतलब है कि वैदिक लोगों का संपर्क
सिंधु सभ्यता से पहले से रहा होगा या वो उसी निरंतरता का हिस्सा हो सकते हैं। और मार्शल की व्याख्या पर ये सवाल भी उठता है कि कहीं वो अंग्रेजी राज की उस सोच से प्रभावित तो नहीं थे। मतलब जैसे जेम्स मिल या एल्फिंस्टन जैसे इतिहासकारों पर आरोप लगता है कि उन्होंने जानबूझकर भारतीय सभ्यता को कम पुराना और कम मौलिक दिखाने की कोशिश की। हाँ, ये बात भी उठाई जाती है। तो ये सिंधु वैदिक संबंध की बहस ये आज भी चल रही है, कोई एक जवाब नहीं है। अच्छा, वेदों के अलावा ये स्रोत पुराणों और महाभारत जैसे ग्रंथों पर भी बहुत जोर देते हैं। हाँ, उन्हें सिर्फ कथाएं नहीं मानते। बिल्कुल, कहते हैं कि ये इतिहास का स्रोत भी हो सकते हैं। इनमें राजाओं की लंबी लिस्ट है, वंशानुचरित। हाँ, पीढ़ियों का लेखा जोखा जी, जो महाभारत युद्ध से पहले और बाद के राजाओं का जिक्र करती हैं। और यहाँ मेसोपोटामिया से एक दिलचस्प जुड़ाव दिखता है ना। हाँ, बताइए। जैसे सुमेर की राजा सूचियों में एक बड़ी बाढ़ मतलब जल प्रलय का जिक्र है, वैसे ही अपने पुराणों में भी है मनु और जल प्रलय की कथा। हाँ, और एक अनुमान ये भी है कि अयोध्या के राजा इक्ष्वाकु के नाम, हाँ, और सुमेर के इशक्कू शब्द जिसका मतलब शासक या गवर्नर होता था, उनमें कोई भाषाई रिश्ता हो सकता है। अरे, तो ये गंगा घाटी में शहरीकरण की शुरुआत में मेसोपोटामिया के असर का संकेत हो सकता है। हाँ, एक संभावना तो है। और देखिए, माहिष्मती जैसी जगहों की जो खुदाई हुई है, नर्मदा किनारे, हाँ, वहाँ मिली चीजें करीब 2300 ईसा पूर्व की हैं। और ये समय पुराणों में बताए गए कुछ राजाओं, जैसे वो मंधात्री समूह के राजा थे, उनके समय से मेल खाता लगता है। यानी पुरातात्विक सबूत और पुराणों का समय वो कहीं कहीं मिल रहा है, ऐसा लगता है, कम से कम कुछ मामलों में। और आखिर में एक और रहस्यमयी जगह, दिलमुन। हाँ, दिलमुन, सुमेर की कथाओं में जिसका जिक्र आते हैं। एक पवित्र खुशहाल धरती, वो इसे अपनी सभ्यता की शुरुआत की जगह और एंकी देवता का घर मानते थे। एंकी जो पानी और बुद्धि के देवता थे। तो ये दिलमुन आखिर था कहाँ? बहरीन मानते हैं कई लोग। हाँ, वो एक आम धारणा है, लेकिन विद्वान एसन क्रेमर ने एक बहुत मजबूत तर्क दिया था कि दिलमुन शायद बहरीन नहीं बल्कि सिंधु घाटी या उससे लगा गुजरात का इलाका था। गुजरात? क्यों? कई कारण हैं। जैसे पुराने सुमेरियन लेखों में दिलमुन का जैसा वर्णन मिलता है, साफ पानी, व्यापार की जगह वगैरह। फिर सारगोन जैसे मेसोपोटामियाई राजाओं के लेखों में भारत के साथ व्यापार का साफ जिक्र है, दिलमुन के जहाजों का जिक्र है। अच्छा। और सुमेर के एंकी देवता और भारत के वरुण देवता में भी काफी समानताएं हैं। दोनों ही समुद्र, ज्ञान और कलाओं से जुड़े हैं। वरुण देवता, हाँ, ये तो है। ये सब सिंधु घाटी या गुजरात की तरफ इशारा करते हैं। और गुजरात का भूगोल भी देखिए, कच्छ का रण, नल सरोवर झील। हाँ। हो सकता है पुराने जमाने में ये इलाका एक द्वीप जैसा लगता हो या वैसा रहा हो जैसा सुमेरियन वर्णन में मिलता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सारे स्रोत हमें मजबूर करते हैं कि हम प्राचीन दुनिया को देखने का अपना नजरिया थोड़ा बदलें। बिल्कुल। शायद भारत सिर्फ अपनी सीमाओं में सिमटी एक सभ्यता नहीं था। हाँ, ऐसा लगता है कि वो समुद्री रास्तों से प्रशांत और मेसोपोटामिया दोनों से ही शायद हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा गहराई से जुड़ा हुआ था। सिंधु सभ्यता असल में कौन लोग थे, उनकी भाषा क्या थी, वैदिक लोगों से उनका क्या रिश्ता था, पुराणों में कितना इतिहास छुपा है, दिलमुन आखिर कहाँ था? हाँ। ये सब सवाल आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदताओं के बीच गर्मागर्म बहस का मुद्दा है। कोई आसान जवाब नहीं है। सही। और ये दिखाता है कि इतिहास कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो लगातार नई खोजों और अलग अलग तरह के सबूतों को एक साथ रखकर देखने से मतलब बदलता रहता है, विकसित होता रहता है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने की एक बात छोड़ जाते हैं। जरूर। जैसा एक विद्वान ने कहा है कि जब हम नई दुनिया मतलब अमेरिका और पुरानी दुनिया यानी एशिया, यूरोप, अफ्रीका, इनकी खुदाई से मिले सबूतों की पूरी तरह से तुलना करेंगे तो जो नतीजे निकलेंगे वो हजारों सालों के सांस्कृतिक इतिहास के बारे में हमारी पूरी सोच में क्रांति ला सकते हैं। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी तस्वीर उभर सकती है। तो क्या पता हम उसी क्रांति की दहलीज पर खड़े हों। कौन जाने, भविष्य की खोजें ही बताएंगी।